तो कुछ चीज़ें जो आपको पहले छोड़नी है, दलदल में घुसने से पहले आपको भांप लेना है, एक लकड़ी फेंकना है कि खुद घुस करके आप दलदल को नापेंगे। तो दलदल को नापने के चक्कर में आप दलदल आपको खा जाएगा, लील जाएगा। तो लोग उसको सोचते हैं कि हम दलदल को भी चकमा दे करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ना कोई अमिताभ बच्चन है और ना यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है। तो ये है सारी चीज़ें। और आजकल लोग मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। शांति से बात करेंगे। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नए नए छात्र आ रहे हैं। तो आप भी नए हैं ना? और ये बिरला छात्रावास है, लेकिन ये बिरला के लड़के नहीं हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री से आए हुए छात्र हैं। जो क्या लेने आए थे भाई साहब? सीनियर से कुछ नोट्स थे। हाँ। और ये PYQ थे, कुछ नोट्स लेने आए थे, PYQs लेने आए थे। और सेमेस्टर में क्या सवाल पूछे जाएंगे, सेमेस्टर वाला थोड़ा सा सामने करिए। तो जैसे सेमेस्टर में क्या पूछे जाएंगे, ये पहले से सारी फील्डिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो तैयारियां हैं, अगर आप कर लेते हैं तो सब सेमेस्टर की जो एग्ज़ामिनेशन होंगी उसमें 70 से 80% चीज़ें पिछली रिपीट करती हैं, PYQs। ठीक है, इनसे शुरू करेंगे। क्या भाई आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट। बिल्कुल। तो कैमरे पे आने के पहले हिचकिचा क्यों रहे थे? थोड़ा पहले से रहता है कि जिस चीज़ को हमने शुरू से देखा है उस पर आने की एक बार चाह थी, उस पर आ रहे हैं तो एक हिचकिचाहट रहती थोड़ी बहुत। पर नॉर्मल ज़िंदगी में मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ। एक्सट्रोवर्ट हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश सिंह है। और कहाँ से हैं सूर्यांश साहब? मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। मेरा मूल निवास अम्बेडकर नगर का है, पर मैं बचपन से बस्ती में रहता हूँ। बस्ती में रहते हैं। और आप कहाँ से भाई साहब? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। मेरा नाम राजेश रत्न सिंह है और मैं यहाँ BA मैथ्स ऑनर्स का छात्र हूँ। अच्छा। और LBS का जी LBS के स्टूडेंट हैं, मतलब इनको हॉस्टल मिल चुका है। बहुत लोगों को अभी हॉस्टल नहीं मिला है ना? जी तो बहुत लोग नहीं मिला। कौन से राउंड का अलॉटमेंट हुआ है अभी तक? पहले राउंड का हुआ, सेकंड राउंड अभी तक नहीं हुआ? अभी नहीं आया, पहले सेकंड राउंड का। तो BHU में जो हॉस्टल मिला आपको, BA आर्ट्स फर्स्ट ईयर में LBS, क्या कट ऑफ बना? हॉस्टल का क्या राउंड का कट ऑफ था? जैसे BA आर्ट्स का था तो जैसे कैटेगरी वाइज भी था। जैसे SC ST तो बहुत नीचे गया था। और जैसे OBC जनरल EWS का इनको 250-270 के करीब मिल गया था जिनका था नंबर। तो यहाँ खुश हैं आप BHU आगे? एकदम बिल्कुल जी। और एक भाई साहब हैं हमारे लिए, इधर आ जाइए, नहीं उधर लोगों को चमकेगा। 10 मिनट हमारे लिए निकाल के आए हैं उस क्रिकेट मैच से। ठीक है, उधर मत दिखाइएगा नहीं तो लोगों की आंखों पे चमकेगा। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन दीजिए। तन्मय नाम है मेरा। तन्मय आदित्य। हाँ, और मैं अमूल बक्सर से हूँ और मेरा यहाँ पर कोर्स BA ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स। हाँ। तो CUET में कितना नंबर आया तो आपको BHU मिल गया? मेरा नंबर था BHU के स्कोर के अनुसार 275। 275 हाँ। आउट ऑफ 350। 350। और इधर आइए, इधर आ जाइए, उधर मत जाइएगा ना। आप बताइए आपका CUET में कितना नंबर आया? 286 था। 286। और आपका? 291 आउट ऑफ 350। 291। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ? आपका? इनका हुआ। जी। तो भाई कैसे आया इतना अच्छा नंबर, थोड़ा सा बताइए ना। लोग BHU आना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं कि वो 12 के बाद CUET एग्ज़ाम दें। कैसे तैयारी करें, कौन सा बुकलेट इस्तेमाल करें, मॉक टेस्ट, क्या चीज़ें दें कि यहाँ पे आ जाएं? मैंने तो बस एक फिजिक्स वाला सब्सक्रिप्शन लिया था जिससे मैंने जनरल टेस्ट की तैयारी की थी और इंग्लिश का तैयारी किया था। वहाँ से वहाँ के PYQs लगा के, वहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज़ देते हैं वो सब लगा के इनफ है, वो उससे आ जाएगा। काफ़ी है उतना? हाँ, उतना काफ़ी है। इन दो सब्जेक्ट के लिए वही काफ़ी है। और कुछ पर्सनल राय देना चाहते हैं, जैसे आपका छोटा भाई पूछे तो आप क्या बताओगे उससे? कुछ और सजेशन के रूप में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जैसे कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लेते हैं तो आप DU के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये 2 ही खाली प्रिपेयर करिए, आप बिल्कुल सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होने का ट्राई करिए, क्योंकि ऑप्शन जितने रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ऑप्शन तभी अच्छे रहेंगे जब हमारे मार्क्स अच्छे रहेंगे ना? जी बिल्कुल। तो इतने मार्क्स पे आपको CUET में और भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे BHU छोड़ के, क्या क्या मिल रहे थे? मेरे DU के हिसाब से 710 मार्क्स से 800 में से। ओके। तो मुझे पहली बार BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स शहीद भगत सिंह मिला था। फिर मुझे BA ऑनर्स रामजस में, BA प्रोग्राम रामजस में इको प्लस मैथ मिला। फिर BSc फिजिक्स सेंट स्टीफेंस में मिला मुझे। बट यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेशन जो मिल रहा था वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा था, इको प्लस मैथ प्लस स्टैट्स। तो इसलिए मैंने BHU को चुना।
लेकिन लोग डीयू नहीं छोड़ते हैं, लोग कहते हैं कि डीयू छोड़ना मतलब पाप है, ये गलत डिसीजन है। इधर आइए, बताइए। डीयू में आपको जो सब्जेक्ट मिला वो ज़्यादा आपको मैटर करता है। आप क्या 3 साल अपने 3 साल जीवन को देना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट को। लेकिन लोग कहते हैं कि डीयू जैसा भागता शहर बहुत ही फास्ट है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, बनारस में रह रहे लड़कों से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप जहाँ भी हो आप वहाँ से सीख सकते हैं। जैसे BHU है, BHU में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो फिर जैसे अगर आपको बहुत चीज़ सीखना है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे आपको मतलब अपने ही कुछ चीज़ में सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। सही में तन में सही चल रहा है ये सब चीज़ें। आजकल कई ऐप हो गए हैं, जैसे कि अगर आप लिंक्डइन पर ज्वाइन हो जाते हो तो आपको जो प्लेसमेंट जहाँ डीयू में मिलती है वही प्लेसमेंट आपको BHU से मिल सकती है ऑफ कैंपस। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में डेवलपमेंट नहीं होगा। अप्रोच रखना होगा। हाँ, वो अप्रोच रखना होगा शुरू से कि अगर हम BHU में आए, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कम एक्सपोजर है। कम एक्सपोजर मतलब किस चीज़ का? नहीं है BHU ना, जो BHU है ये आपको मतलब दिल्ली जैसे हम बड़े शहरों में नहीं है, इसीलिए इसका ये एक वो है। नहीं, किसी भी कैंपस में मेट्रो तो होता, इधर आइए इधर, किसी भी कैंपस में मेट्रो होता है क्या? नहीं, कैंपस पे नहीं होता, सिटी में अवेलेबल होता है। सिटी में आप लोग चाहते हो कि बनारस डेवलप करे। जी जी। हाँ, इसकी सोच और इसकी पहल मेट्रो की शुरुआत भी हो रही है। आउटसाइड वाराणसी में कुछ स्टेशन मतलब निर्माण करने के लिए ज़मीन ली गई है सरकार द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम सड़क पे उतरने और चलने में काफ़ी समय लगता है। और उस मापदंडों को लेकर के सरकार काम कर रही है। आप बनारस में आए होंगे तो आपको सारी चीज़ें डेवलप दिख रही हैं, लग रहा है कि रहने लायक है, बढ़िया है। बनारस तो रहने लायक बहुत बढ़िया है। ये भगवान शिव की नगरी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ज़रूर आइए, यहाँ पर बहुत ही आध्यात्मिक माहौल है। तो यहाँ पर कोई भागता शहर नहीं है ये। अच्छा। ये आपके इच्छाओं के अनुसार ठहरा भी रहेगा और आप इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस माहौल में। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। यूनिवर्सिटी है ये कोई कॉलेज नहीं है। आप डीयू में जाते हैं, आप एक कॉलेज में जाते हैं, पर आप BHU में आएंगे तो आप एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल एक रखना गौरव चाहिए। रहना चाहिए अपने मन में। इधर इनसे बात करते हैं। जब आप BHU पढ़ाई करने आए जी CUET देकर 2023 में, जी। तो आपको क्या ऑनर्स मिला, थोड़ा सा बताएंगे? कॉम्बिनेशन क्या था? मेरा EMS मिला था, इकोनॉमिक्स मैथ स्टैट और मैथ्स ऑनर्स है मैथ्स ऑनर्स है। और आपको कौन सा ऑनर्स मिला भाई साहब? मेरा है हम स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। मेरे को JNU में फ्रेंच मिला था, लेकिन मैंने JNU को छोड़कर BHU चुना। JNU छोड़ दिया है? क्यों भाई? अब मेरे कई को लोग फॉरेन लैंग्वेज लेने के लिए मार कर लेते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज ही चाहिए, और आप फॉरेन लैंग्वेज JNU का छोड़ करके BHU आ गए। मेरे को नहीं चाहिए था फॉरेन लैंग्वेज, बाकी लोगों को चाहिए था तो वो अपना मार करे। मेरे को नहीं चाहिए था फॉरेन लैंग्वेज। जैसे मेरे को DU में भी मिला था बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने DU भी छोड़ा। क्योंकि छोड़ दिया DU भी? क्योंकि BHU सबसे मतलब बेस्ट था मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ की मतलब डिस्टेंस है शहर से भी। और जो एक बनारस है, बनारस का एक माहौल है वो आपको मतलब हर जगह नहीं मिल सकता। बनारस में आप अपने हम ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ सीख सकते हैं। और जो बनारस एक यूनिवर्सिटी है, DU में आपको कोई एक मतलब एक छोटा सा कोई आपको मिलता। हाँ, एक छोटा सा कैंपस है। कैंपस मतलब मिलता आपको। जितना बड़ा आर्ट्स फैकल्टी है उतना बड़ा DU का एक छोटा सा कॉलेज होगा। और BHU जितना बड़ा है उसमें DU के लगभग 50 से 60 कॉलेजेस एडजस्ट हो जाएंगे। BHU में बहुत सारे लोग हैं, आपको उनसे भेंट होगा, आप उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, फिर आप उनसे सीखेंगे। तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है। हमारे खुद के कोर्स में 2 बांग्लादेश से स्टूडेंट्स आई हैं, तो ये एक्सपोजर शायद ही मुझे DU में मिलता, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई फॉरेन स्टूडेंट्स BA करने आता है। फॉरेन स्टूडेंट तो हर जगह जाते होंगे ना पढ़ाई करने? हाँ, जैसे MA में मैंने देखा है वहाँ पर, बट BA में कुछ दिन मैं क्लास भी करने गया था DU में, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा वहाँ पर। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है कि मणिपुर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट से, और फिर फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है। क्या नाम बताया था आपने अपना? सूर्यांश सिंह। सूर्यांश, कुछ अपनी जर्नी बताइए कि क्या जर्नी थी पढ़ाई लिखाई वाली, एजुकेशन वाली, और आपने NCC का जिक्र किया था अपनी लाइफ में। जी, बताइए। मैंने अपनी कक्षा 12 की जो परीक्षा थी वो सेंट बेसिस स्कूल बस्ती से उत्तीर्ण की थी 95% मार्क्स के साथ। ओके। और मैंने 11th एंड 12th में NCC भी ज्वाइन किया था, और मैं NCC भी वहाँ से किया हूँ। फिर मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया अपने NDA एग्ज़ाम के लिए,
और मैं NDA एग्ज़ाम क्लियर भी किया हूँ 2 बार, ओके। और मैं कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट हूँ मैसूर से, 2 AFSB मैसूर से। और वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस कच्ची उम्र में अगर आप ऐसा इंटरव्यू दे के आ जाते हो तो आप लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि आप आगे आने वाले कोई भी इंटरव्यू होंगे तो आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हाँ, मैं एक नेशनल लेवल का इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, तो मेरे पास वो एक्सपोजर है कि मैं किसी भी इंटरव्यू को फेस कर सकता हूँ। और फिर मुझे NCC करने का भी मौका मिला मेरे ड्रॉप ईयर में, तो मैं NCC पास हूँ। मैं एक्स कॉर्पोरल हूँ NCC में, मैं कॉर्पोरल की पोस्ट पर रहा था, मेरे अंडर 26 लोग थे। तो क्या करते थे उन 26 लोगों से आप? वो तो कैंप वैम्प लगते थे, तो मैं वही मतलब उनको डिसिप्लिन सिखाना, कमांड देना, फिर जो भी रगड़ा पट्टी जो लोग भी। बोलते हैं कि NCC वाले राजपथ पे जाते हैं परेड वरेड करने, काफ़ी तैयारियां करवाई जाती हैं, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है। अगर जैसे आप किसी अच्छे बटालियन से हो जो कि किसी मेट्रो सिटी में बेस्ड है, तो वहाँ पे ज़्यादा मौके मिलते हैं, बट ऐसा नहीं मौके हमको नहीं मिलते थे, मिलते थे, लेकिन बट वही था कि स्कूलिंग के साथ NCC करना एक अपने आप में हेक्टिक काम होता है, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं किया नेशनल कैंप एंड ऑल। नहीं किया। एयरफोर्स था आपका, क्या था? जी नहीं, मेरा आर्मी NCC था। आर्मी NCC था, तो बुलेट गन वन चलवाने का कुछ मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कितनी बुलेट फायर की है अपने हाथों से, बताइए? मैंने अब तक अपने 3 साल के जो जर्नी रही है मेरी NCC के करियर में जी, उसमें मैंने 15 बुलेट फायर किए हैं बस। जी। अरे यार, एम्यूनिशन की कमी बता के वो लोग सिर्फ 5 बुलेट फायर करने देते थे एक कैंप में। BHU में तो और भी ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। ये वही मैं बोल रहा हूँ, बटालियन के ऊपर निर्भर करता है। बटालियन के पास ज़्यादा एम्यूनिशन है, ज़्यादा स्टॉक है, तो आपको ज़्यादा मौका देगा। स्टॉक पर निर्भर करता है जी, वो एम्यूनिशन की कमी तो बता देते। ये जो NDA के इंटरव्यू से 2 बार छट गए आप, जी, तो क्या लगा, क्यों छट गए और क्या क्या चीज़ें हुई थी इंटरव्यू में? कितने दिन का इंटरव्यू था? कैन यू एक्सप्लेन मी? interview was of 5 days, and the first day goes like PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सो वो तो मैंने क्लियर कर लिया है। क्या था वो? तो उसमें ये था कि आपको हाफ अ मिनट के लिए एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी, एक धुंधली पिक्चर। उस पर आपको 4 मिनट दिया जाएगा एक स्टोरी लिखने के लिए। और स्टोरी पैरामीटर्स में होनी चाहिए, जो आर्म फोर्सेस पैरामीटर्स हैं, वो तो आपको बताने का अभी टाइम नहीं है। बट वही पैरामीटर्स पे आपको स्टोरी लिखनी होती है, फिर तुरंत ही नरेट करके एक कॉमन ग्रुप डिस्कशन पे आना होता है जी। उसका फिर एक कंक्लूजन निकलता है। और दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड पे आता हूँ। तो अगर मैं एयरफोर्स NDA SSB दिया हूँ तो उसमें पहले ही दिन साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है। बट आर्मी और नेवी में सेकेंड डे साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो हमने उसी दिन साइकोलॉजी टेस्ट दिया था, और उस रात जब हम आते हैं साइकोलॉजी टेस्ट देकर तो इतना थके रहते हैं कि हर एक बच्चे के हाथ में एक पैरासीटामोल होती है और वो पैरासीटामोल खा के ही सोता है। मतलब इतना हैट्रिक होता है सेकंड डे? फर्स्ट डे हम लोग का एयरफोर्स में फर्स्ट डे ही हो जाता है साइकोलॉजी। बाकी सारे SSB में सेकंड डे होता है, तो वहाँ पे हैक्टिक नहीं होता। तो आप भी पैरासीटामोल लेकर के निकले थे? बिल्कुल मैं भी पैरासीटामोल खा के ही सोया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड डे GTO होता है। GTO में 9 टास्क होते हैं, जैसे कमांड टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इंडिविजुअल टास्क, और फिर लेक्चर 8, और फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये सब ऐसे करके 9 टास्क होते हैं। तो वो सेकंड और थर्ड डे चलते हैं। उसमें हमको ऑफ भी मिलता है, डे ऑफ। तो उसमें हम बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उस सिटी को जहाँ पे हम SSB दे रहे हैं। तो हम अपने दोस्तों के साथ मैसूर घूमने गए थे। वो यूनिफॉर्म में जाना होता है प्रॉपर। और फिर 4th डे मेरा इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू के लिए थोड़ा मेरा ख़राब हो गया, बट वही एक है कि आपको प्रेशराइज नहीं होना है जब इंटरव्यू सवाल पूछे आपसे। मतलब ये इंटरव्यू पे चुके हैं ये? बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि मैं इंटरव्यू में चुका हूँ। बाकी किसी को बताया नहीं जाता है कि वो कहाँ चुका है, बट अंदर से पता चल जाता है। तो मुझे क्या पूछा गया था, कुछ साझा करना चाहोगे आप? फैमिली फ्रेंड्स इन्हीं सब पे बात चल रही थी। और मेन चीज़ था कि उन्होंने, जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है जो मैं शायद कभी नहीं गलत करता। अगर आप मुझे आधुनिक जगह कर पूछेंगे तो भी नहीं मैं गलत करूँगा, बट वहाँ गलत कर दिया था। उन्होंने पूछा था कि पहली बार NDA का रिटन एग्ज़ाम कब दिया था तुमने? तो मुझे आज भी याद है कि मेरा वो डेट थी 4 सितंबर 2022, बट मैंने वहाँ पर बोल दिया कि 16 अप्रैल 2022। तो मेरी जो सही चीज़ थी वो भी वहाँ पर गलत साबित होने लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर मैं 16 बोल दिया गलती से। गड़बड़ा रहे थे आप।
इतना गड़बड़ा गया था कि मैं शायद कभी वो गलती ना करता, लेकिन वहाँ कर गया। नहीं घबराना चाहिए आपको। दिमाग में ऑक्सीजन जाता है तो हम बहुत शांत बिहेव करते हैं। बस आपको तेज़ तेज़ से लंबी सांस लेनी है, 10 वाली उल्टी गिनती गिननी है और हम मतलब सही हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यही सब है ना। जी, मुझे आज तक याद है किस दिन रिजल्ट आया था, किस दिन एग्जाम अफसोस दिया हुआ था। क्या कभी कि एनडीए छूट गया और मैं इंटरव्यू से बाहर निकल गया, लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ? उस समय हुआ था। उस समय मैं 1-2 महीना मुझे लगा था शायद अब क्या करूँगा मैं, मतलब ड्रॉप था। तो उसके बाद फिर CUET देना था, तो उसके लिए मुझे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिर से तैयार करना था। बट ठीक है, मैंने उससे कोप अप किया। फिर मैं जनवरी से फिर लग गया अपने CUET की प्रिपरेशन में। मेरे 710 मार्क्स आए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। बट फिर यही हुआ कि DU फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन मिल रहा था। एक ताजुब करने वाली स्टोरी है। कहो तन्मय, इधर आओ। एक ताजुब करने वाली स्टोरी है। कोई लड़का पहले एनडीए छूटता है उससे, फिर वो DU खुद छोड़ता है, फिर वो BHU आता है और डिसीजन लेता है इकोनॉमिक्स मैथ स्टैट जैसे महंगे सब्जेक्ट को पढ़ने का, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके पास दिमाग धनी होगा ना वही इसको संभाल पाते हैं, सभी लोग नहीं संभाल पाते हैं। इधर बीच कुछ हुआ था कि BHU में इकोनॉमिक्स मैथ स्टैट जो भी लेना होगा उसका कुछ मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए। क्लास 12th में कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाया था इन लोगों ने। रूल्स एंड रेगुलेशन इनका पहले था कि क्लास 12 तक मैथ्स होना चाहिए, लेकिन बाद में मैंने देखा था फॉर्म में तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया था। उन्होंने उसको क्लास 10 तक का ही किया था कि जिसके पास क्लास 10 तक मैथ्स है वो आ सकता है इकोनॉमिक्स में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मतलब BHU में तो ऐसा ही था। BHU का जो बुलेटिन आता है उसमें ऐसा ही लिखा था। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? इको ऑनर्स के लिए 12th PCM रिक्वायर्ड था, बट मैथ्स और स्टैट्स के लिए 12th PCM नहीं रिक्वायर्ड था। कुछ ऐसा प्रावधान था। हाँ, इको ऑनर्स आर्ट्स के लिए बस 10 सीट्स होती हैं और उनमें 12th में PCM रिक्वायर्ड था। सिर्फ 10 सीटें होती हैं आप? हाँ, इको ऑनर्स आर्ट्स में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 10 सीट होती है, सोशल में बहुत होती है, इकोनॉमिक्स में। इधर आइए। और भाई साहब, बढ़िया है। इतनी देर से आप सुन रहे थे अपने मित्र को, मित्र है ना आपके? जी जी। बताइए, एनडीए छूट गया इनसे, कभी आपने अफसोस में बोला कि अरे यार दोस्त क्या कर लिए लाइफ में, DU भी छोड़ दिया आपने, कभी इनको बोला? नहीं, तो अभी तो 1 ही 2 दिन मिले हुआ है, तो बाद में अभी बोलेंगे। जानकारी दी नहीं थी। ये तो अभी आप बताए तो जानकारी हुई। अभी ये कला संघ का एक स्टूडेंट है, अभी फूल जैसे खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। बाद में कहो बारूद नहीं, बारूद नहीं, बारूद आर्ट्स फैकल्टी डायनामाइट है तो है और आप लोग भी उसका लेवल लग गया है अब। आर्ट्स फैकल्टी का। यार आप लोगों को IITians पसंद नहीं करते, कहते हैं ये सब मतलब दे ट्रीट बिरला एज अ एग्जाम्पल कि हाँ इसको बिरला में भेज दो, इसके बस की IIT नहीं है। जैसे अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, वो व्यंग मारते हैं। इधर आओ आप, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं तो ऐसा नहीं सुना कि IIT वालों ने ऐसा बोला, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बोला होगा क्योंकि जो उनका है उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि उनको बीटेक करना है, बीटेक के बाद उनका प्लेसमेंट होना है। लेकिन हमारे यहाँ पर BA में मतलब मेरा कॉम्बिनेशन के उम्र छोड़कर बाकी जितने भी BA के सब्जेक्ट है उसमें कोई प्लेसमेंट का स्कोप नहीं दिखता है। तो उन्हें लगता है ऐसा कि हाँ छोड़ो, ये लोग है अपना जी रहे हैं, ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं, PhD करेंगे, इन लोग के पास पूरा टाइम है, तो कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी बोल देंगे वो लोग। इतना अंडरस्टैंड नहीं करिए यार अपने आप को। वही तो हम नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। हम किसी से कम नहीं है और किसी से आगे भी नहीं है। हमें मतलब एक सीखना है, हमें हमेशा सीखना है, हमें हमेशा बेहतर बनना है। हम बेहतर बन चुके हैं क्या? नहीं, कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं। किसी चीज़ में बेहतर नहीं है आप? नहीं, किसी चीज़ में जैसे अभी कंप्लीट नहीं कोई हो सकता है। किसी एक चीज़ में तो बेहतर होंगे। नहीं, जैसे कोई अभी हम ये सब सीखने की उम्र है, तो अभी कोई कंप्लीट कैसे हो सकता है? अगर BHU के एक नया छात्र नेता चाहे तो इन दोनों में से किसको बनाएंगे आप? छात्र नेता तो यहाँ पे चुनाव तो बंद है, इलेक्शन। अरे फिर भी हो जाएगा चुनाव, बताइए। तो तब देखा जाएगा। तो एक ही अगर दो लोग हो, ये 2 लोग लड़ेंगे अगर इलेक्शन, तो देखा जाएगा तो या तो एक लोग बैठा दिया जाएगा या तो एक ही लोग खड़ा किया जाएगा। और यहाँ पे लोग बार बार ये डिबेट करते रहते हैं कि छात्र संघ जैसी चीज़ों को बहाल कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी में खोल दिया जाए। इस पे तो ज़रूरतें भी होती हैं कुछ उसका, ये जैसे व्यवसाय, ये जो अपराधीकरण हो गया था छात्र संघ का। अपराधीकरण मतलब जैसे वहाँ से आपराधिक व्यक्ति निकलने लगे थे, गतिविधियाँ होने लगी थी, तो जैसे उससे माहौल भी ख़राब होता है। और माहौल भी जैसे यहाँ पे जैसे आप किसी चीज़ के लिए धरना देना, कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे छात्र संघ का ज़रूरी होता है। जैसे वहाँ पे यूनियन, तो एक हाथ से आप उसको नकार भी रहे हैं, एक हाथ से आप दुलार भी रहे हैं। अभिशाप भी है। तो जैसे कुछ चीज़ें जैसे
दोनों होता है, दो पक्ष होते हैं उसका, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। सिक्के की दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि सिक्का हवा में ही रहे, कहो सिक्का लेकिन गिरेगा तो नीचे तो आएगा ही, नीचे तो आएगा ही और ना, चित न gravity पट तो है। कोई ना कोई तो वापस आना आएगा है। ही। वही चीज़ ना, कभी जैसे वही दोनों इसीलिए ना। दोनों इसीलिए, ये सब नए नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब नए नए लोग जो 12 पास करके यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसी ऐसी स्वर्णिम बातें करते हैं। लगता ही नहीं है कि आप लोग, हमें लगता ही नहीं है कि हम 12th पास वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना, अरे 12 पास का लड़का है, इसके बयान का क्या ही मायने हैं, कोई मायने है नहीं ना है। ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन एक सवाल पूछेंगे कि जैसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए तो लोग कहते हैं कि यहाँ की फ़ीस बढ़ गई, तो आप जब बीए फर्स्ट ईयर में यहाँ दाखिला लिए तो कितनी फ़ीस लगी? हमारी लगी थी 2,500 रुपये एक सेमेस्टर की, जनरल कैटेगरी की। और हमारी जो हॉस्टल फ़ीस है वो हमारी थी तकरीबन 5,000 रुपये लगी थी। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर आप है तो 5,000 हॉस्टल के लिए आप 6 महीना यहाँ रह रहे हैं, ये मतलब बहुत ही कम फीस है। तो अगर आप देखेंगे तो हाँ, फीस तो बढ़ी है, फीस बढ़ी है पहले के मुताबिक, लेकिन ये फीस ठीक है। फीस ठीक है, 2,500 रुपये लग रहा है। आप बताइए, आपका भी वही लगा होगा? जी जी वही। तीनों लोगों का वही लगा होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा इस चीज़ पे। मैंने एक इंटरव्यू देखा था इसी चैनल का, एक छात्रावास का लड़का था बीएससी मैथ के लिए, उसे हंसराज कॉलेज मैथमेटिक्स मिला था। 27,000 फीस उसने बताई थी और वो इसी कारण छोड़ गया डीयू की फ़ीस 27,000 थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा, शर्मनाक बात है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी होके इतना महंगा फीस कर देना कि एक सामान्य बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। बीए करने के लिए 27,000 कौन देगा? बीएससी करने के लिए 27, और यहाँ पर 2,000 फीस है उस बीएससी की। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब एक स्वर्णिम मौका, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है यहाँ पे, आप अपने कम दाम में यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर तब क्या सकते भाई, हैं। किसी को लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अंडर एस्टिमेट करना है तो वो बिल्कुल ही ऊपर की बातें सोचे। वो देखिए कि कितना योगदान दे रही है ये विश्वविद्यालय भारत में। किसी की फ़ीस 2,000, किसी की फ़ीस 4,000, किसी की हॉस्टल फ़ीस कितनी लगी जब आप यहाँ पे एडमिशन लिए? 4875 रुपये। सबका एक ही लगा होगा। तो समझ रहे हैं, इतने कम पैसे में आप यहाँ पे रहते हो, एक महीने आप बाहर रह करके दिखाओ, आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हॉस्टल को 100% कर देना चाहिए या फिर कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करना चाहिए। इस पर कुछ बोलना चाहोगे? अब एडमिशन तो बहुत होते हैं, पर एक सीमित दायरा है हमारे पास कैंपस का, तो हम कितना ही बढ़ा सकते हैं उस हॉस्टल की सीमा को। बट ठीक है, मेरिट बेसिस पे है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो योग्य है उसी को मिल रहा है। ओके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100% मतलब हो भी नहीं सकता है, और करना चाहिए कि नहीं चाहिए तो बात की बात है, बट हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। ये हो नहीं सकता है, ये लाजमी नहीं है। लेकिन जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय मतलब इसको, इस एग्जाम्पल को एकदम आम बना दिए हैं। मतलब वो 100% हॉस्टल देते हैं। मैं ये दर्शकों को बता रहा था, ये इन्फॉर्मेशन है। तो आती है जेएनयू की। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? जेएनयू की फ़ीस इतनी कम इसीलिए क्योंकि जेएनयू को बहुत सारी फंडिंग आती है। फंडिंग बीएचयू को भी आती है, और इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनिन्स में जो जेएनयू आ रहा है वो बीएचयू भी आ रहा है। बहुत सारे नए नए काम हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो इनिशिएटिव लिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट एक दिन डिसाइड करेगी कि हमें 100% हॉस्टल देना है, फिर भी उसे 3 साल लगेगा प्रिपेयर करने में पूरा हॉस्टल का मॉडल। कहो जी, सही बात है ना? क्या बताइए? जैसे अभी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हॉस्टल 100% मिलेगा। भले आपका जितना भी नंबर हो, अगर आपका वहाँ पर नाम लिखा है, आपको हॉस्टल मिलेगा। तो हम ये भी वहाँ पर है, भारत में ऐसे भी उदाहरण है। जैसे बीएचयू को छोड़ करके भारत में क्या और भी कोई विश्वविद्यालय जो बीएचयू से भी बेहतरीन है? नहीं, बीएचयू से बेहतरीन तो मुझे नहीं लगता कोई है। आपको लगता है कुछ? नहीं, बीएचयू तो अपने में बेस्ट है, अल्टीमेट है। ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप मास्टर्स जाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे आपको मतलब जेएनयू हो गया, चाहे आपका जो आप लिए सब्जेक्ट उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा। और इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सीनियर्स हमें राय देते हैं, और मैं अपने जूनियर्स को देना चाहूँगा, आपको भी देना चाहूँगा। जो लोग यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें मास्टर्स कहीं और से करना चाहिए। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बदलो, बीएचयू का माहौल बदलो, दिल्ली जाओ, जेएनयू जाओ, ढेर सारी यूनिवर्सिटी सेंटर में प्रेजेंट हैं, तो माहौल बदलना चाहिए। यूजी कहीं से करो, पीजी कहीं से करो, फिर रिसर्च करने बीएचयू चले आओ।
अगर बहुत ज़्यादा मन है, ये प्रणाली आपको अपनाना चाहिए अगर आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हो। थोड़ा माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पे जड़ता पकड़ लेती है। जो बीएचयू के छात्र यहाँ 3 साल लगातार रहते हैं, फिर 5 साल रहेंगे पीजी करने के लिए, फिर रिसर्च करने लगेंगे, जड़ता, और जड़ता बहुत बेकार होती है ना। जी, आलस के लिए। आलस हो जाता है कि लोग कहते हैं कि बनारस माया की नगरी है, छूट नहीं रही है। हाँ, ये तो अब बहुत लोग देखेंगे, अभी मिलेंगे आपको, कह रहे यार यहाँ का जिसको माया पकड़ लिया वो यहीं रह गया। तो इस माया को छोड़ करके पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। तो आपने एनडी वेंडी सब कुछ छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों को स्किप ये करते मुझे हुए छोड़ दिया आए। ऐसा कह सकते हैं। ड्यू छोड़ दिया हाँ, आपने। ड्यू। तो आगे का क्या सपना है आपका? आपसे पूछूंगा अभी। मैंने इस बार भी एनडी रिटर्न क्वालिफाई किया है, तो अभी मेरी एसएसबी जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली लगने वाली है। तो इसमें मेरे पास एक और चांस है एसएसबी का, और फिर अगर उसमें भी भगवान न करे अगर न हुआ तो बाबा मैं विश्वनाथ की नगरी में है, और मतलब बिल्कुल जरूर इस बार हो जाना चाहिए। और अगर हो जाता है तो मैं चला जाऊंगा एनडीए में, अगर नहीं होता है तो मैंने डिसाइड किया है कि इसी से इकोनॉमिक्स से मैं एमए करूंगा। और फिर कॉन्फ्रेंस हो जाइएगा इस बार। जी बिल्कुल मतलब मिठाई खिलाएंगे ना अगर बिल्कुल बिल्कुल बाबा को यहीं से जिस बोल दुकान रहे से हैं कहेंगे तो उस दुकान से। आपका क्या एम है लाइफ का? जैसे अभी मेरा स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है, तो मैं स्टैटिस्टिक्स में अपना मास्टर्स वगैरह करना चाहूँगा, और उसके रिलेटेड ही मैं मतलब डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहूँगा। ओके, और डेटा साइंस। और मेरा बहुत सारा मतलब इंटरेस्ट वगैरह है। जैसे मेरा मतलब फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें भी देखूँगा अपना क्या है स्कोप। स्कोप नहीं देखूँगा, बस अपना फ़िलासफ़ी मतलब देखता रहूँगा, पढ़ाई करते रहूँगा फ़िलासफ़ी की। क्या लगता है इस भागती दुनिया में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी? क्या लगता है? मिल सकती है, अगर आप में वो बात है तो आपको नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी मिलेगी। मिलेगी। बीएचयू में ऐसा कुछ उद्देश्य है कि नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। नहीं है? नहीं, ग्रेजुएशन में तो नहीं है अभी फ़िलहाल। ग्रेजुएशन में नहीं है? नहीं, ग्रेजुएशन में बिल्कुल बस। गांठ बांध लिया है इस बात को हाँ, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है ग्रेजुएशन में। महामना जी तो बोले थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो हाँ, दिमाग का विकास होता है उससे। तो मैं उन्हीं के रास्ते पे हूँ। इधर आइए भाई साहब। ब्रह्मचर्य का पालन करने से दिमाग का विकास होता है? आप बोले हाँ हाँ हाँ, कैसे मतलब बताइए? विकास होता है, जैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ना। डिस्ट्रैक्ट मतलब? डिस्ट्रैक्ट मतलब इधर उधर ध्यान जाता है, टाइम पास होता है, यहाँ होता है। जैसे आप कहीं भी मतलब किसी के साथ फंसना हो जाता है। और लोग कहते हैं आजकल के जो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं वही कुछ ऐसे संलिप्त रहते हैं ऐसे सारे एक्टिविटीज़ में। नहीं तो अब जैसे लोगों का काम है कहना, तो लोगों के ऊपर नहीं। कितने बाबा फंस गए देख ही रहे वो हैं। तो बाबा लोग क्या बताया जाए, ऐसे बाबाओं को जूता मार के भगाना चाहिए अगर फंस रहे हैं तो। हाँ, अगर ये सब कृत हो रहा है तो एक समाज है जो उनको पूछता है, सुबह सो करके उठ करके उनका मुंह देखता है कि अरे हमारे बाबा हैं, ठीक है, उनके भजन आरती गाता है, पता चलता है कि बाबा मोलेस्टेशन का केस लग गया। तो उनके ऊपर सजा डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको इतने लोग पूछते हैं, वो उनकी भावनाओं को वो आहत करते हैं उसके बाद, जब उनके ऊपर ये सब चार्जेस लगते हैं। चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जी। द स्टूडेंट लाइफ, भाई साहब इधर आएंगे? वही एक बात बताइए, हमारा चैनल द स्टूडेंट लाइफ कभी देखा है कभी? पिछले 4-5 महीने से हाँ, तो मैं शायद हर दूसरे दिन या रोज़ ही देखता हूँ सीयूटी। क्या है ऐसा खास, क्या है इसमें? खास ये है कि पूरे कैंपस के बारे में जानकारी दे देता है, और जब आप कैंपस को जाने रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा पहल मेरे ख्याल से ये एक ही चैनल है जो ऐसे पहल कर रहा है कि बच्चों को, इससे डीयू का इतना क्रेज़ क्यों है, क्योंकि वहाँ के बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे दिखाए जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बच्चे जो घर पे बैठे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो वो काम बीएचयू के लिए मेरे ख्याल से यही चैनल कर रहा है, तो ये अच्छी बात और है। हमें कुछ और रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि हम कुछ और बेहतर करें, कुछ और कर पाएँ? जी, आपको तो रिकमेंडेशन देना मैं अपने को मतलब काबिल नहीं समझता होता, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है और आप यहाँ पर बीएचयू से अपना मतलब जर्नलिज्म में कोर्स कर रहे हैं, तो आपको तो फिर आपको पता है कि आपको क्या उसमें ठीक करना है। हम मतलब ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, आप जाइए, अगर आपको जहाँ मन करता है वहाँ जाइए, आप एकदम ठीक रास्ते पे जाएंगे। मैं हर एक दिन निकलता हूँ तो सीखने के लिए निकलता हूँ, कुछ हाँ, करने के लिए ज़रूर। नहीं निकलता हूँ। हाँ। तो मैं सीखने के उद्देश्य से निकलता हूँ और पता नहीं सीखते सीखते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ज़िंदगी में हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, ये बात मैं हमेशा रखता हूँ। इसीलिए चैनल का नाम द स्टूडेंट लाइफ रखा है, हाँ। कि सभी लोग स्टूडेंट बनो और सीखो चल क्या रहा है। ये जानकारी भले ही मेन मुद्दे से हट करके है, देश को आगे नहीं बढ़ाएगी, देश पे कोई बहुत बड़ा, लेकिन ये है कि
हम ये जानकारी अगर लेते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था अब वो नहीं होता, अब वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है। एनटीए और सीयूईटी द्वारा आप चुन करके बीएचयू में आओगे तो डायरेक्ट कोई भी एडमिशन नहीं होगा। सबसे पहले आप सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरोगे, फिर आप उसमें बीएचयू सेलेक्ट करोगे और बीएचयू आओगे। और 12th पास करते हो आप, 50% से ऊपर आपका नंबर होता है तो आप बीएचयू आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन है। मालवीय जी ने मतलब चल करके इस ज़मीन को पहले अपने अधीन किया, फिर इस पे निर्माण किया। और जाते जाते वीडियो ख़त्म करते करते एक चीज़ मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसको कभी सुबह दिखाऊंगा आराम से। तो इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सस्ते में सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और किसी भी मतलब एकदम जिसको लगता है कि घर में खाने को पैसे भी नहीं है, वहाँ का भी लड़का बीएचयू अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ना, सही बात बोल रहा हूँ। 12th की शिक्षा जिस पैसे में मिलती है उससे कम शिक्षा में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कॉन्वेंट स्कूल में जितना फीस होता है ना, जैसे संबीम कोई बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइजी या फिर बहुत ही बड़े स्कूल, महीने की फ़ीस उसकी मान लीजिए 4,000 7,000 रुपये है। लेकिन नहीं, बीएचयू की 6 महीने की फ़ीस 2,500, 2,200, 2,800। हॉस्टल की 6 महीने की फ़ीस 4,800 रुपये है। तो इतना कम है। स्टूडेंट लाइफ आपको बताइए, कभी मदद किया? हमने कभी मदद किया आपकी? जी, जैसे यहाँ के आने से पहले मैं आपका चैनल देखता था। झूठ बोल रहे हैं? नहीं देखता था, द स्टूडेंट लाइफ। झूठ बोलेंगे यार। नहीं, LVS हॉस्टल का आप जो वीडियो बनाए थे वो सब देखा था। बिरला में खड़े होकर के झूठ नहीं बोलते। बिरला में खड़े होकर नहीं, झूठ नहीं कहा है। जब झूठ नहीं है, गुड, हम अच्छा कर रहे हैं जी, एकदम बढ़िया। कभी कभी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर लगता है आप लोग जो ऐसे बात करते हो, बोलते हो कि नहीं यू आर डूइंग गुड, तो हमें लगता है कि वी आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन। तो ऐसे ही करते रहेंगे। कुछ और मैसेज देना चाहोगे आप आने वाले जूनियर्स को? अभी तो आए हो आप, 10 दिन हुआ, लेकिन फिर भी जूनियर्स को मैसेज दो। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपने गोल्स को थोड़ा मतलब बड़े रखिए कि हमें जीवन में क्या करना है। और ये आप पहले से ही अपना मालूम रखिए, क्योंकि जब आप क्लास 10 के बाद आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि आपको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, मैथ्स, बायोलॉजी। तो आप पहले से इसको चूज़ कर दीजिए कि आपको बायो लेना है या मैथ लेना है। फिर जो देखा जाएगा वो आप देखिए बाद में। ठीक है, तो कोई मैसेज आने वाले लोगों को? ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में तो यही किया है। मेरे पूरे फैमिली में कोई डिफेंस में नहीं था, मेरा मन किया मैं वहाँ पे गया। कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, मेरा मन कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो हमेशा फॉलो कीजिए और किसी भी बहकावे में ना आइए कि यहाँ ये मतलब एक्स्ट्रा को करियर चक्कर में आप ये ना कर दीजिए कि अपना कोर्स सेक्रीफाइस कर दीजिए। जो आपको करना है वो करना है। हाँ, ये डिसाइड करके आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए अपनी उस चीज़ से, क्योंकि आप 3 साल बाद फिर रिग्रेट करोगे और ये अपॉर्चुनिटी बार बार लौट के नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तीनों लोग जो खड़े हैं वो तीनों लोग की जगह आप अपना अपना चेहरा लगा लीजिए और एक बात जान लीजिए कि आपके साथ जो अभी खड़ा है वो 3 साल बाद होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन आपकी आदतें जिसकी लत आपको लग जाएगी वो नहीं छोड़ेगी। तो कुछ चीज़ें जो आपको पहले छोड़नी है, दलदल में घुसने से पहले आपको भांप लेना है, एक लकड़ी फेंकना है कि खुद घुस करके आप दलदल को नापेंगे। तो दलदल को नापने के चक्कर में आप दलदल आपको खा जाएगा, लील जाएगा। तो लोग उसको सोचते हैं कि हम दलदल को भी चकमा दे करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ना कोई अमिताभ बच्चन है और ना यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है। तो ये है सारी चीज़ें। और आजकल लोग मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। कुछ बोलना चाहोगे कि मैं ही बोल दूं, हटा दूं? आज तो हमारे फैकल्टी में एक प्रोग्राम भी हुआ था मेंटल हेल्थ पे, तो यहाँ बीएचयू ये सब इनिशिएटिव ले रही है। बिल्कुल ले रही है। हमारी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो स्टूडेंट एडवाइज़र सर हैं, डॉक्टर विनायक दुबे सर, वो बहुत ही एक विजनरी टाइप के आदमी हैं, जो यहाँ पर हमारे पास पहली बार इंडक्शन प्रोग्राम करवाएं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। तो ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि हमको भी वो एक्सपोजर मिल सके जो शायद हमें ज़रूरत है जिसकी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं पीछे हैं। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी डेवलप, जो पहले का धारणा थी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में, वो बिल्कुल बदल रही है। ओके, अब लोगों को जानना है। आप लोग चलिए यार, बस मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे भी और इनसे, जीवन में अच्छा खाना है और अच्छा सोचना है।
ठीक है, जो मन की उपज है, मन की जो फसल है, जब वो कटे तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में हो, अच्छे और उसके लिए अच्छे बीज लगाने होंगे, अच्छे से रोपना होगा, समय से समय पानी देना होगा, फिर वो निखर करके एक सोल्यूशन निकलेगा जिसको कहेंगे आउटकम। ठीक है, तो आउटपुट या आउटकम जो भी आपका है, अगर वो हेल्दी होगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। तो सोचिए, अच्छा आपको लगे आपके दिमाग में कुछ बुरा चल रहा है तो अगल बगल लोगों से डिस्कस करिए। लोग बोलते हैं कि दुख बांटने से आधा, सुख बांटने से दुगना होता है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।